We are going to study Coulomb inverse square law today. Coulomb's square inverse law आपने 9th स्टैंडर्ड में भी इसको पढ़ा होगा शॉर्ट फॉर्म में। कूलॉम ने ये लॉ दिया, इसलिए कूलॉम्स लॉ कहलाता है। उसकी डेफिनेशन यहाँ पर मेंशन की गई है, सामने आप देख सकते हैं। These force of attraction or repulsion, the force of attraction और repulsion, ये attraction नेचर का हो सकता है और रिपल्सन नेचर का हो सकता है। Between the 2 point charges is proportional to the product of the magnitude of 2 charges and inversely proportional to the square of the distance between them. This force act along the line joining the 2 charges. जैसा कि मेंशन किया गया है, यह अट्रैक्शन या रिपल्सन नेचर का हो सकता है। लेकिन यहाँ बात आती है पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज क्या है? पॉइंट चार्ज किसे कहते हैं? पॉइंट चार्ज क्या कहलाता है? पॉइंट चार्ज आर दो चार्ज whose size are negligible than the distance between the charge। ये दोनों जो चार्ज लिए हैं ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर, Q1 Q2 ये पॉइंट चार्ज हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है R, ठीक है ना, इसके रिस्पेक्ट में इनका जो साइज़ है वो बहुत ही छोटा हो तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट चार्ज हैं। तो इस तरह से पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। अब ये जो पॉइंट चार्ज हैं, इन पॉइंट चार्ज के बिटवीन ए और बी के बीच फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन। अगर सेम चार्ज हैं, लाइक चार्ज हैं तो रिपल्सन, और अगर अपोजिट हैं तो अट्रैक्शन होगा, ठीक है ना। तो हम कंसीडर करते हैं कि वो फोर्स क्या है? एफ है, एफ फोर्स है, ठीक है ना। तो कूलॉम्ब ने कहा कि ये जो फोर्स है इन दोनों चार्जेस के बीच जो एक्ट कर रहा है वो इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट मीन्स मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और सेकंड इसका स्टेप जो है इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो है ना, कूलॉम्ब ने कहा कि इस तरह से ये फोर्स काम करता है। अट्रैक्शन रिपल्सन कुछ भी हो सकता है। एक बात और है कि इस फोर्स की डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स की डायरेक्शन भी कुछ होगी। तो फोर्स की डायरेक्शन तो होगी, लेकिन कैसी होगी? इन दोनों पॉइंट चार्ज को जो लाइन ज्वाइन करती है उसके अलोंग होगी। भाई रिपेल करेंगे तो आउटवर्ड डायरेक्शन में, अट्रैक्ट करेंगे तो इनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो इस बात पर डिपेंड करता है कि चार्जेस का नेचर क्या है, उस पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कूलॉम्ब ने ये लॉ दिया, इसलिए इसको कूलॉम्ब का लॉ कहते हैं। चूँकि इन्वर्स लॉ को भी ओबे करता है, इसलिए इसे इन्वर्स कूलॉम्ब इन्वर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। अब हम इसको डेरिवेट भी करेंगे, ठीक है ना। तो जैसा कि हम देख रहे हैं डायग्राम में, 2 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन आर एंड एक्ट फोर्स बिटवीन एफ। देन अकॉर्डिंग टू कूलॉम्ब लॉ, कूलॉम्ब के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेप क्या है? Q1 Q2, ये फर्स्ट स्टेप। एंड सेकेंड स्टेप ने कूलॉम्ब ने कहा F इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, और वो भी स्क्वायर की। ये सेकेंड पार्ट हो गया। इन दोनों पार्ट को अगर हम एक साथ लिख देते हैं तब क्या मिलेगा आपको? F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट क्वांटिटी की ज़रूरत होती है, कंसीडर कर लेते हैं वो क्वांटिटी है K। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाता है। तो इस तरह से पहला इक्वेशन आपको मिल जाता है। K क्या है? एक कांस्टेंट है। इसको क्या कहते हैं? इस कांस्टेंट को, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, दो नाम से पुकारते हैं इसको।
ठीक है ना। अब इसमें वेरियस केसेस आ जाते हैं। ये डिपेंड किस पर करता है? ये डिपेंड करता है जो दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम होता है उसके नेचर पर डिपेंड करता है, और मेजरमेंट करने का जो सिस्टम होता है उस पर डिपेंड करता है, यानी यूनिट्स पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं SI यूनिट। इन SI यूनिट, इन SI यूनिट, इन SI यूनिट, SI यूनिट में जो K है, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू होती है। अब बात यहाँ पर आती है कि ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये है एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मीडियम की परमिटिविटी है। ये परमिटिविटी क्या होती है? परमिटिविटी जो है ना, इस तरह से हम समझेंगे कि रियल में जो है परमिटिविटी, वो एक तरह से मेज़रमेंट है किसका? मीडियम का, कि उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कर सकती हैं? पास हो सकती हैं। उसे हम बोलते हैं परमिटिविटी। ओके, कितनी पास होने दे रहा हो मीडियम, वो परमिटिविटी कहलाती है। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ये इसकी वैल्यू होती है। इसका अपना यूनिट भी होता है, ठीक है ना, न्यूटन मीटर कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम के की वैल्यू पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट द वैल्यू k we get f is equal to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square न्यूटन। ऐसा ही सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि आपको एक अदर इक्वेशन ऐसा ही सिस्टम मिल जाता है। लेकिन हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को पुट करके के की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 9 × 10⁻⁹ होती है इसकी वैल्यू। लेकिन कैलकुलेट कैसे करेंगे? k is equal to 1/4 pi epsilon naught, then k is equal to 1/4 3.14 मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 10⁻⁻12 यूनिट है इसका कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आती है 8.9875 10⁻⁹ देन k इज इक्वल टू अप्रॉक्स अगर देखेंगे तो 9 × 10⁻⁹। अब चूँकि ये कहाँ था? डिनोमिनेटर में था, तो ये चेंज हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। इस वैल्यू को अगर हम पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तब क्या होता है? देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो हमको मिलता है F इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। तो इस तरह से बच्चों ये कूलम्स लॉ SI सिस्टम में मिल जाता है। अब देखते हैं अपन CGS सिस्टम में। इसमें देखते हैं CGS सिस्टम में। इन CGS सिस्टम इन CGS में इन CGS सिस्टम k इक्वल टू 1
then from equation first we get F is equal to Q1 Q2 upon R square डाइन। सीए सिस्टम में फोर्स का यूनिट डाइन होता है, तो इस तरह से आपको मिल जाता है सीजे सिस्टम में। इस तरह से कूलम इन्वर्स स्क्वायर लॉ को पढ़ा। अब इसी बेसिस पर हम यूनिट चार्ज को डिफाइन करेंगे। किसको करेंगे? यूनिट चार्ज को। यूनिट चार्ज को डिफाइन करने के लिए हम एसआई सिस्टम में जो अभी फार्मूला निकाला था फोर्स का, उसका यूज़ करने जा रहे हैं। यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज we know that in SI system F is equal to 9 into 10 to the power 9 Q1 Q2 upon R square Newton. If F is equal to 9 into 10 to the power 9 Newton, Q1 is equal to Q2 is equal to Q, and R is equal to 1 meter. Then we get putting these value F is equal to नहीं, F की वैल्यू आप पुट करेंगे 9 into 10 to the power 9 न्यूटन ऑलरेडी है, 9 into 10 to the power 9 Q1 Q2 सेम, Q मल्टीप्लाई Q, R क्या आपने एज्यूम किया हुआ है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, 9 into 10 to the power 9 9 into 10 to the power 9 कैंसिल, सो देयर 1 Q स्क्वायर और Q इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। इस तरह से ये Q की वैल्यू आपको मिल जाती है। अब यहाँ पर डिफाइन करना है यूनिट चार्ज को इसी बेसिस पर। तो यहाँ से देखें, अगर Q1 और Q2 कैसे चार्ज हों? सेम चार्ज हों, लाइक चार्ज हों, लाइक चार्ज आर डिस्टेंस पर प्लेस्ड किए गए हों और उनके बीच जो फोर्स एक्ट कर रहा है अलोंग ए बी ए कुछ भी हो सकता है, अट्रैक्शन रिपल्सन, चूँकि रिपल्सन है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में कितना होना चाहिए 9 into 10 to the power 9 न्यूटन, बट 1 मीटर पर प्लेस्ड हो। मीडियम क्या होना चाहिए? एयर आर वैक्यूम। देन एवरी चार्ज कॉल्ड यूनिट चार्ज। तब हम प्रत्येक चार्ज को क्या कहते हैं? यूनिट चार्ज कहते हैं। इस तरह से हम यूनिट चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लें। इफ टू लाइक चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर प्लेस्ड 1 मीटर, कहाँ पर 1 मीटर? आप देख सकते हैं कि R इक्वल टू 1 मीटर है। 1 मीटर अपार्ट इन एयर आर वैक्यूम एक्सपीरियंसेस a force of repulsion of 9 into 10 to the power 9 Newton, then each charge is called 1 coulomb charge or unit charge। इसे 1 coulomb charge भी कहते हैं और unit charge भी कहते हैं। This unit of charge is coulomb। इस यूनिट को क्या बोलते हैं? coulomb बोलते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में
स्टडी करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।